गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था समष्टि, या इसको हमने जीव संख्या या हमने जनसंख्या कहा। हमने ये कहा कि जनसंख्या क्या है, तो हमने इसकी एक सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन कहूं जो मैं कल पढ़ी थी, अगर एक लाइन में, तो ये है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय उपस्थित जीवों की संख्या, जीवों की संख्या। अर्थात एक किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय उपस्थित जो भी जीवों की जनसंख्या होती है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। इसके बाद हमने दो चीज पढ़ी थी, एक था एक प्रजाति, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या। दूसरा हमने पढ़ा था बहुप्रजातीय, अर्थात एक क्षेत्र में एक से अधिक प्रजाति। प्रजाति है उसको हमने बहुजाति में पढ़ा था। अब इसके बाद हमने जनसंख्या घनत्व को पढ़ा था, और जनसंख्या घनत्व के अंदर हमने जनसंख्या को नाप गिनने की, जनसंख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसमें जो भी होते हैं उसके बारे में, जैसे हमने अलग अलग विधियां पढ़ी थी, पीटरसन विधि, अंकन पुनःअंकन विधि, या एक सीधी गणना विधि पढ़ रही थी, जिसमें सीधी गणना का मतलब होता है जीवों की संख्या को डायरेक्ट काउंट करना। अंकन और पुनःअंकन का मतलब अंकन करके छोड़ दो और वापस पकड़ो, जिससे कुछ जो अंकित नहीं किए हुए उनको वापस अंकन करो और एक कंप्यूटर के आंकड़ा निकालना। पीटरसन बंधक विधि क्या है? पकड़ो, बंधक बनाओ, टैगिंग करो, वापस छोड़ दो, कुछ समय वापस पकड़ो, फिर बंधक बनाओ, और इस प्रकार आंकड़ा ज्ञात करो। एक इसके बाद एक प्रचलित विधि है जो है खेत नमूना विधि। जनसंख्या घनत्व के बारे में जो सबसे प्रचलित विधि चल रही है वो है खेत नमूना विधि। देखिए, खेत नमूना विधि क्या होती है? सबसे पहले एक बड़े खेत को ले लिया जाता है, जैसे ये एक खेत, हमने इस खेत को माना कि इस खेत का जो आकार है वो क्या है? 100 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब क्या करेंगे कि वैज्ञानिक क्या करेंगे, इस खेत में जीवों की जनसंख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो क्या होगा? इस खेत को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब चूंकि 100 वर्ग किलोमीटर खेत का क्षेत्रफल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 भागों में बांट देता हूं। अब मैं 100 भागों में बांटूंगा तो क्या होगा? प्रत्येक भाग कितने का होगा? प्रत्येक भाग 1 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, मैंने 100 भाग में बांटा है, तो प्रत्येक भाग कितना हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर का। अब ये क्या करते हैं वैज्ञानिक? इस खेत के 100 हिस्से करते हैं। अब ऐसे क्या होगा? वो उसके हिस्से करते रहेंगे। अपन एक सामान्य डायग्राम से समझ रहे हैं, फिर क्या करेंगे? इसके इस प्रकार के हिस्से करेंगे, अर्थात जो प्रत्येक क्षेत्र आया है वो रियल में क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर को इंगित कर रहा है। अभी देखिए, इस डायग्राम से आप पूरे 100 हिस्से नहीं बना रहा, मैं कुछ हिस्से बना रहा हूं। अब वो क्या करेंगे? 1 वर्ग किलोमीटर का प्रत्येक एक क्षेत्र उसको विभाजित कर दिया। अब कितने क्षेत्र हो गए? 100 भाग। उसके बाद वैज्ञानिक क्या करेंगे? कुल 5 भागों का चयन करेंगे, कुल 5 भागों का चयन करेंगे। 5 भागों का चयन का मतलब क्या रहेगा? वो सबसे पहले तो 4 किनारे भागों का चयन करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये 4 भागों का चयन कर लिया, और 5वां लेंगे वो बीच में, 5वां वो लेंगे बीच में। अब इन 5 भागों का वो क्या करेंगे? चयन करेंगे। अब वो क्या करेंगे?
इन 5 भागों में जीवों को गिनेंगे। ठीक है, अब हमने 5 भागों में जीवों को गिना और माना कि 5 भाग। अब ये चयन खुद करेंगे, 4 तो किनारे और 5वां भाग बीच में। अब 5 भाग में जीवों की कुल संख्या माना आई 125। कुल संख्या आ गई आपके 125। अब वो क्या करेंगे, एक भाग में, देखिए अब जरूरी नहीं हो कि सभी में बराबर हो, किसी में कुछ जीव ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में कम हो, उससे कोई मतलब नहीं। 5 क्षेत्रों में जीवों की कुल संख्या 125 है, तो एक भाग में जीवों की संख्या 125 में क्या करना है, 5 का भाग देंगे। तो अब एक आंकड़ा क्या है कि प्रत्येक भाग में 25 सदस्य है। अब 25 सदस्य का मतलब क्या है, अब सपोज इस भाग में कोई सदस्य थे और इसमें 26 थे, तो एवरेज दोनों का औसत निकालते हैं। अगर मैं कहूं कि एक भाग में 24 और एक में 26 जानवर है, अगर मैं कहूं कि दोनों का औसत क्या होगा, तो दोनों का औसत क्या होगा, 25 होगा। तो ये माना जाता है कि दोनों जीवों की संख्या, दोनों भाग है उनमें कितने जीव है, 25 है। अब देखिए ये मानना आंकड़ा होता है। अब क्या कहा है इन्होंने कि 100 वर्ग किलोमीटर था, 100 वर्ग किलोमीटर था और इसको 100 भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग क्या होगा, 1 वर्ग किलोमीटर का होगा। फिर इन्होंने क्या किया, 5 भागों में जीवों की संख्या कितनी। अब एक भाग अर्थात एक भाग क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जीव है, 25। तो कितना वर्ग किलोमीटर है, 100। तो फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर में जीवों की जो संख्या होगी वो 25 × 100 2500। देखिए अब ये जो आंकड़ा माना गया है, इसको माना जाता है क्योंकि कभी भी जीवों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसीलिए खेत नमूना विधि का उपयोग किया जाता है। वापस मैच कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा प्रचलित और कॉमन विधि है। जब बड़े बड़े खेतों का, क्योंकि देखिए जंगल है या कोई बड़ी जमीन है खेतों का, उसमें वहां क्या होता है, किसी चीज को नापना संभव नहीं होता। अब बड़ी जमीन है, अब आपको पता है कि जब जानवर अलग अलग जगह है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि खेत नमूना विधि में क्या करते हैं, खेत को पूरी आकृति नाप ली जाती है, वो कितना वर्ग है। तो मैंने माना वो 100 वर्ग किलोमीटर है। अब 100 वर्ग किलोमीटर है तो क्या करेंगे, इसके 100 हिस्से करेंगे। तो 100 हिस्सों का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक हिस्सा कितने का हो जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर। अब 1 वर्ग किलोमीटर है, ये मैंने खेल लिया, इसके 100 हिस्से कर दिए, कितने हो गए, 1 वर्ग किलोमीटर का प्रत्येक हिस्सा है। फिर वो क्या करते हैं, 5 भागों का चयन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बीच के 5वां। इन 5 में वो क्या करेंगे, जीव तकनीकी कमी के कारण मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। होता क्या है कि खेत नमूना विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले खेत की पूरी लंबाई नाप ली जाती है, कितनी है, मैंने माना 100 वर्ग किलोमीटर। फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसके 100 भाग कर दिए, 100 वर्ग किलोमीटर तो क्या किया, 100 भाग कर दिए। 100 भाग का मतलब क्या है, प्रत्येक भाग कितने का हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर का। इसके पश्चात वो क्या करते हैं, 5 भागों का चयन करते हैं, 4 तो किनारे वाले और 1 बीच वाला। अब वो 5 भागों में क्या करेंगे, कुल जीवों की जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 5 भाग में जीवों की जनसंख्या 125 है, तो एक भाग में कितनी होगी, 25। अब चूंकि एक भाग में 25 है, तो वो कहते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर में जीवों की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 2500, लगभग 2500 मानी जाती है। अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं। अब पॉइंट क्या है कि ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। पहला ये अपने यहां लिख रहे हैं, यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है, पहले पॉइंट। दूसरा, इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, संपूर्ण खेत का, संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रचलित विधि है, संपूर्ण खेत का क्या गया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तीसरा, उस क्षेत्रफल को समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है। अब ये समान भागों में विभाजित कर लिया, ये तो हो गया। अब क्या होता है, कुल 5 भागों का
चयन किया जाता है। समान भागों में कुल 5 भाग कौन से? 4 किनारे वाले और एक बीच वाला। 5 भागों में से 4 भाग 4 किनारे और एक भाग केंद्र का लिया जाता है। 5 भाग जो बांटे हैं उनमें से 4 तो किनारे वाले और एक क्या ले लिया? बीच वाला। फिर क्या होता है? कुल संख्या को गिना जाता है। अब कुल संख्या को गिनना है। कुल संख्या में 5 का भाग दिया जाता है। जो भी कुल संख्या है उसमें क्या कर दिया? 5 का भाग दे दिया और लास्ट प्राप्त परिणाम में कुल भागों का मीन्स कितने भाग थे का गुणा कर दिया जाता है। कुल भाग का गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट वापस रिवाइज कर देते हैं। ये एरिया माना 100 वर्ग किलोमीटर, तो कुल क्षेत्र कैसा है? 100 वर्ग किलोमीटर। मैंने 100 भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग क्या हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर। अब मैंने प्रत्येक भाग को बांट दिया। अब मैं क्या करूंगा? 5 भागों का चयन करूंगा। 5 भाग का चयन किया और मैंने जीवों को गिना। 4 किनारे वाले और एक बीच वाला। तो मैंने 5 भागों लिया और माना कि मेरे कुल जंतु निकल गए 25। 5 भागों में कुल जंतु निकल गए 125। तो एक भाग में कितने होंगे? 125/5 25। अब एक भाग में कितने हैं? 25। क्योंकि कुल क्षेत्र में कितना था? 100, अर्थात 100 भाग लिए थे, इसीलिए कुल क्षेत्रफल में कितना होगा? तो 100 × 25 होगा 2500 जीव। इस प्रकार खेत नमूना विधि होती है जिससे कुल खेत के पाए जाने वाले जीवों का सही आकलन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट विधि है, उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 5वीं यादृच्छिक प्रतिचयन। देखिए हमारी नेक्स्ट विधि है वो है यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन को कहते हैं सैंपलिंग करना रैंडमली। इसमें क्या होता है कि कुछ जीवों की कुछ सीमा तक जीवों की संख्या होता है, उसमें क्या होता है सैंपलिंग प्रतिचयन करके उनसे मापन की जाती है। अर्थात हम किसी एक जगह से सैंपल करते हैं, कोई जीवों की संख्या को उठाया और उस आधार पे हम क्या करते हैं? जीवों की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया जो होती है ये क्या है? विशेष तौर से क्या होता है? सैंपलिंग एक अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात रैंडमली बताया जाता है, सैंपलिंग की जाती है और बताया जा सकता है उस एरिया में कितने जीवों की संख्या ज्ञात हो सकती है। लेकिन ये जो जनसंख्या ज्ञात की जाती है वो क्या होता है? एक अनुमान होता है। अर्थात मुझे किसी एक क्षेत्र में जीवों की संख्या को ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा? वहां पर अलग अलग जगह से कुछ जीवों की संख्या को नाप ले लूंगा और उनको क्या करूंगा? उनकी सैंपलिंग के आधार पर मैं क्या करूंगा? पूरे एरिया की जनसंख्या को ज्ञात करूंगा। विशेष तौर से आपने देखा होगा कई बार क्वाड्रेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है कि एक क्वाड्रेट में कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने क्वाड्रेट होंगे उसके आधार पर क्या करेंगे? जीवों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये यादृच्छिक प्रतिचयन जो होती है एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? जीवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे क्या होता है? जीवों की संख्या को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। जैसे होता है मल की गोलियों की संख्या को गिन के, मल की गोलियों की संख्या को गिनकर
देखिए कुछ खरगोश जैसे जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, गोली के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि सुबह के समय या जब भी ये उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ करते हैं तो इनकी जो गोलियां होती है, कितनी गोलियां उत्सर्जित हुई है उसके आधार पर सपोज एक जीव एक समय में एक गोली उत्सर्जित करता है। अब चूंकि उनको कुल 100 गोलियां प्राप्त हुई है। देखिए ये एक तरीका है जीवों की जनसंख्या, आपको ये हास्यास्पद लग सकता है, मजाक लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग जब हुई थी जीवों की जनसंख्या गिनने तो इस तरीके के भी प्रयोग किए जाते थे। तो क्या होता है कि जैसे सपोज माना गया कि एक जीव एक समय में एक गोली उत्पन्न कर रहा है मल की, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ। अब सपोज वैज्ञानिकों को 100 गोलियां प्राप्त हुई है, तो कहने का मतलब क्या है, उस एरिया में क्या है 100 जीव है। क्योंकि कई जीव ऐसे होते हैं जैसे चूहों को गिनना पॉसिबल नहीं है, खरगोश को गिनना पॉसिबल नहीं है, तो उस प्रक्रियाओं में क्या होता है उनकी मल की गोलियों को गिना जाता है। अब मल की गोलियां जितनी होंगी उसके आधार पर क्या करेंगे, उसका बता सकते हैं। जैसे जैसे 100 गोलियां प्राप्त हुई, अब एक जीव एक गोली उत्सर्जित कर रहा है तो वहां पर कितनी है 100 गोलियां हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद है ध्वनिकरण आवृत्ति। ध्वनिकरण आवृत्ति, देखिए ये तरीके ऐसे जो वर्तमान में लागू नहीं होते, ये पहले थे। नेक्स्ट है ध्वनिकरण आवृत्ति, अर्थात ये किसके लिए होती है, पक्षियों के लिए। पक्षियों की अर्थात पक्षियों की जो आवाज होती है उसको भी क्या होता है गिना जाता है और उससे अनुमान लगता है। देखिए पक्षी जो भी होते हैं वो ध्वनि तरंग को उत्सर्जित करते हैं। अब पक्षी भी क्या होता है ध्वनि तरंग को उत्सर्जित कर रहे हैं, तो पक्षियों की जो ध्वनि तरंग होती है उनकी बार बार आवृत्ति होती है, उनको भी देखकर गिना जा सकता है कि कुल कितने पक्षियों में। देखिए ये जो भी तरीके हैं ये मोटे अनुमान लगाने का, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि तोते की इस जगह अगर मुझे पता करना है कि तोता इस एरिया में है कि नहीं है, अगर मैं बैठा हूँ एकांत में और मुझे अगर तोते की आवाज सुनाई दे रही है तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि इस क्षेत्र में तोता पाया जाता है। तो ऐसे जो तरीके थे, क्योंकि देखिए पक्षियों को गिनना कभी संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पक्षी अगर किसी जगह बैठे हैं और अपन थोड़ी सी उसके प्रति हलचल करते हैं तो पक्षी क्या होगा, उड़ के उड़ जाएगा। अब वो क्या होगा, ऐसे पक्षियों को गिनना संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक क्या करते थे, पहले एकांत में एक जगह बैठ जाते थे, बैठने के बाद क्या जैसे जो पक्षी पास आया वो आवाज दे रहा है तो उससे अंदाजा लगाया जाता था कि यार इस एरिया में पक्षी हो सकता है। तो ये भी एक विधि है कि जो मोटे अनुमान के तौर पे पता लगाया जा सके कि उस एरिया में जनसंख्या है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होती थी जाल पकड़ विधि। जाल पकड़ विधि, देखिए कुछ कीट या मछली जैसे जीवों को क्या होता था, जालों से पकड़ा जाता था और जाल से पकड़ के उनकी संख्या गिना जाता था। क्योंकि अगर अपन कीटों को या मछलियों के कि भाई उनकी जनसंख्या मुझे ज्ञात करनी है पूरी एक तरीके से, तो ये संभव ही नहीं है कि मैं उनकी जनसंख्या कैसे बता सकता हूँ। तो जाल पकड़ विधि का उपयोग किया जाता था। जाल पकड़ विधि में क्या होता था, विशेष प्रकार के जालों की सहायता से क्या करते थे, कीटों को पकड़ा जाता था, मछलियों को पकड़ा जाता था और उनकी जनसंख्या को गिना जाता था। ये जो भी तरीके ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के रूप में प्रयोग करते थे जब जीवों की जनसंख्या गिनना प्रारंभ हुई थी। आज के समय में ये बातें हास्यास्पद लगती है कि यार ऐसे भी लोग गिनते थे क्या जीवों की जनसंख्या, लेकिन उस समय देखिए ना तो रिसोर्स होते थे, ना कोई संसाधन होते थे, ना किसी प्रकार की कोई चीज होती थी, सिर्फ पैर होते थे, गिनना होता था। तो कहना मतलब जाल पकड़ का मतलब जीवों को पकड़ो, जीवों को पकड़ के गिनो और उनकी जनसंख्या को लगाओ। देखिए जो भी जनसंख्या ज्ञात होती थी वो लगभग आंकड़े होते थे, कभी क्या पाना कि उस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या ये संभव नहीं था। तो ये जो जाल पकड़ विधि कह दो, ध्वनि तरंग आवृत्ति कह दो या मल गोलीय विधि कह दो, ये सभी से जीवों की जनसंख्या का एक अनुमान लगाया जाता था। नेक्स्ट विधि है वो है प्रतिकई पकड़ प्रयास विधि। प्रतिकई पकड़ प्रयास विधि, ये यहां लिख देता हूं। इस विधि का जो उपयोग था वो सबसे पहले नीलरी व जिपिन ने किया। नीलरी व जिपिन ने, देखिए नाम है प्रतिकई पकड़ प्रयास विधि। अब देखिए ये उस जगह होती थी जहां क्या होते थे, सीमित जंतु पाए जाते थे, सीमित जंतु पाए जाते थे, अर्थात जिनकी जनसंख्या कम है और वो एक ही स्थान पर पाए जाते थे। फिर क्या करते थे कि ऐसे जंतुओं को पकड़ा जाता था। अब चूंकि अगर मैं कहूँ कि एक जगह जीव सारे उपस्थित है, छोटे जीव 10, 12, 15, 20 ही है,
तो क्या होता था, उस सीमित जंतुओं को क्या करते पकड़ते थे और पकड़ने के बाद क्या करते थे, उनको गिना जाता था। गिनने के बाद क्या होता था, उनको छोड़ दिया जाता था। कुछ समय बाद क्या होता था, वापस पकड़ा जाता था। तो ऐसे करके प्रति इकाई जो भी होते थे उस जंतुओं को गिना जाता था और उनका क्या होता था, ग्राफ होता था। ये आधार भाग होता था और यहाँ 0 मान के जो भी जीव होते थे 1 2 3 4 उनका क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। मतलब इस जगह में 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 है, जो भी इस प्रकार का एक ग्राफ तैयार किया जाता था। तो इसका मतलब क्या है, प्रति इकाई पकड़ प्रयास विधि क्या है कि जीवों को एक छोटे क्षेत्र में जहाँ जीव है उनको पकड़ो, पकड़ के वापस छोड़ दो, फिर पकड़ो, फिर वापस छोड़ दो। तो आपने जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा होगा कि कितने वैज्ञानिकों ने कोशिश की अपनी जो भी समय था अमूल्य वो जीवों की जनसंख्या में गिनने में लगाया। वर्तमान समय में तो आजकल बहुत हाईटेक जमाना हो गया, चिपिंग कह लो, टैग कह लो, खूब तरीके से होते हैं। लेकिन पहले के जो तरीके थे उसमें क्या होता था, प्राकृतिक आवास में वैज्ञानिकों को उतरना पड़ता था और जीवों को संख्या को गिनना पड़ता था। और इस प्राकृतिक आवास की जो विधि के अंदर क्या करते थे, जो अलग अलग प्रकार के तरीके थे, जैसे अपन कह सकते हैं सीधी गणना करना, उसके बाद खेत नमूना विधि, अपन ने खेत नमूना विधि के बारे में पढ़ना पड़ा, फिर अंकन पुनंकन की विधि कह दें, पीटरसन की विधि कह दें। तो इन सभी की विधियों के द्वारा क्या हुआ, हमने हमारा पहला जो चैप्टर था उसमें जनसंख्या घनत्व को पढ़ा। अब देखिए, जब भी जीवों की जनसंख्या घनत्व को हम ज्ञात करते हैं तो हमें 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहला होती है जन्म दर, दूसरी होती है मृत्यु दर। देखिए, जब भी जीव प्रजनन करेगा तो क्या होगा, वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा। अपन बेसिक बात पढ़ते हैं कि जो भी जीव जन्म लेता है वो क्या करता है, अपनी जनसंख्या में जो भी जीव प्रजनन करेगा वो क्या करेगा, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा। अब संख्या में वृद्धि करने का तरीका है, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, बच्चों की दर होती है उनको कहते हैं जन्म दर। अब देखिए, बच्चे तो जन्म रहे लेकिन सारे बच्चे ना तो बड़े हो पाते हैं, दूसरा कुछ बुजुर्ग है वो मरते भी हैं, तो इसी के साथ मृत्यु दर भी होती है। अब ये जो दोनों चीज है ये क्या होती है, इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व, किसी भी जीवों की जनसंख्या को ज्ञात करना है तो इन 2 फैक्टर को भी हमारे को साथ करना पड़ेगा, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर। क्योंकि जीवों की जो जनसंख्या होती है वो इनसे हमेशा लिंक रहती है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में जैसे परिवर्तन होगा जनसंख्या घनत्व में भी क्या होगा, हमेशा परिवर्तन होगा। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जन्म दर। देखिए, जन्म दर है क्या, इसके बारे में अगर हम पढ़े तो जीवों की संख्या में वृद्धि, अर्थात जीव प्रजनन करेगा तो क्या होगा, उसकी संख्या में वृद्धि होगी और इसी संख्या को क्या कहते हैं, हम हमेशा जनसंख्या कहते हैं। अब जन्म दर का मतलब क्या है कि पारिस्थितिक विज्ञान में जन्म दर का अर्थ है जीव की संख्या में वृद्धि, अर्थात जीवों की हमेशा संख्या क्या होगी, वो बढ़ेगी। लेकिन जीवों की जो संख्या होती है उनको अनेक कारक होते हैं, जैसे आप कह सकते हो भोजन कह सकते हो, आयु कह सकते हो, जैविक अजैविक कारक होते हैं। जैसे जैविक कारक में कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक, और जैविक कारक प्रकाश कह दो, जल कह दो, अनेक ऐसे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, इस जन्म दर को हमेशा प्रभावित करता था। जब भी जीव, अपने बेसिक पता है कि जब भी जीव जन्म लेता है तो उससे क्या होता है, सबसे पहले अंतरजातीय संघर्ष होता है। अंतरजातीय संघर्ष में क्या होता है कि अपन ने पढ़ रखा है कि अंतरजातीय संघर्ष में उसे अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ता है। जब अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच संघर्ष करते हुए वो जिंदा रहता है तो सेकंड जो आता है वो आता है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष में हमने क्या पढ़ा था कि जीवों को अपने दूसरे साथ रहने वाले जीव, अर्थात पास में जो भी दूसरे अन्य प्रजाति के जीव है उनके साथ क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब शाकाहारी जीवों में तो क्या होता है, संघर्ष कम होता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में संघर्ष क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब जब संघर्ष होगा तो जो जीव जिंदा रहता है वही क्या होगा, आगे रहेगा और जो मर जाएगा वो क्या, लुप्त हो जाएगा। तो जन्म दर वैसे होता क्या है, जन्म दर के अंदर क्या होता है, जीव को अपने जैविक और अजैविक कारकों में निरंतर क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसको प्रभावित करते हैं। अब जन्म दर का बेसिक सूत्र होता है नए उत्पन्न जीवों की संख्या और कितने बच्चे, वो बच्चे समय का, अर्थात एक जीव ने कितने बच्चे दिए और किस समय पर दिए, उससे हम क्या करते हैं, हमेशा जन्म दर का अनुमान लगाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जनसंख्या घनत्व की खेत नमूना विधि, उसके अलावा दूसरी जो विधियां थी अन्य, जैसे मल विधि, पकड़ने की विधि कह दो, जाल विधि कह दो, ये जो विधियां थी, और इसके साथ हमने आज जन्म दर को पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।